अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। थाना अगरचे नया था, ताहम काम वही पुराना। सुबह शाम जुराइम पेशा अफराद से वास्ता चोरों, डकैतों और कातिलों की सरकूबी के लिए अफरा तफरी और भागम भाग, पकड़ धकड़ और जकड़ का अमल जारी। हथकड़ी हवालात, कड़ी तफ्तीश, पर्चा, रिमांड, चालान, अदालत के चक्कर वगैरह वगैरह। गुलाबी जाड़ा अपना रंग दिखा रहा था। दिन खुशगवार और रात अपने दामन में रेशमी ठंडक लिए उतरती थी। माह अक्टूबर का इख्तिताम चल रहा था। एक सुहानी सुबह मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि साथ वाले गांव से चंद लोग मुझसे मिलने आए। अपने साथ वो एक सनसनीखेज और अजीब व गरीब खबर भी लाए थे। मैंने फ़ौरन इन्हें अपने कमरे में बुला लिया। वो तादाद में 3 थे और इनका ताल्लुक़ मौज़ा फरीदाबाद से था। मज़कूरा गांव मेरे थाने से मशरक़ की सिमत में महज 1 मील के फासले पर वाक़ था। इन तीनों के चेहरों से हद दर्जा परेशानी टपकती थी। मैं सीधा होकर बैठ गया और कदरे तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया, क्या मसला है भाई? तुम लोगों के रंग क्यों उड़े हुए हैं? क्या तुमने कोई जिन भूत देख लिया है? मेरी सवाल पर उन्होंने उलझनज़दा नज़रों से एक दूसरे को देखा। फिर इनमें से एक ने हैरत भरे लहजे में मुझसे पूछा, तो आपको पहले से ही पता है? किस चीज़ का पता भाई? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। जिन वाली बात का जी, एक ने सहमे हुए अंदाज में कहा। मैंने तो तुम लोगों के चेहरों के तासुरात से यह नतीजा अखज़ किया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम सबके होश उड़े हुए और औसान ख़ता हैं। क्या वाकई किसी जिन से तुम्हारा सामना हो गया है? हमारा नहीं जनाब, थैले का सामना हुआ है, इनमें से एक ने सरसीमा नज़र से मुझे देखते हुए बताया। और इस जालिम जिन ने थैले को ख़त्म कर दिया है थानेदार साहब। हम इसी वाक़ये के बारे में आपको इत्तला देने आए हैं, दूसरे ने इज़्तिरारी अंदाज में कहा। तीसरा बोला, बेचारा थैला, कल ही तो इसकी शादी हुई थी और अपनी सुहागरात मनाने के बजाय वो मौत के मुंह में चला गया। जिन ने इसकी गर्दन का मनका तोड़ डाला है थानेदार जी। ब्याह वाले घर में मातम हो रहा है। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं जनाब, एक ने मजबूत लहजे में कहा। अगर आपको हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा तो चलकर खुद देख लें, थैले की गर्दन टूटी लाश को। ये थैला कौन है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। हम मरने वाले दूल्हा की बात कर रहे हैं सरकार। मुझे बताया गया इसका असल नाम तो तुफैल है, लेकिन सब इसे थैला कहते हैं। थैला वर्काम वाला। वो लोग चांदी के वर्क कूटने का काम करते हैं। इतला कुनिंदगान ने मुझे ऐसी नाकाबिले यकीन और तहैयर आमेज़ कहानी सुनाई थी कि मैंने कांस्टेबल यासिर को अपने साथ लिया और जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गया। ऐसे मामलात में ताख़ीर की गुंजाइश नहीं होती। मेरी पेशा वराना ज़िंदगी की हर नौइयत के वाक़यात से भरी पड़ी है। दौरान तफ्तीश में बाज़ केसेस के हवाले से ये भी सुनने में आया कि ये किसी जिन, भूत या चुड़ैल का किया धरा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे किसी भी केस में ऐसी चीज़ों का कहीं भी अमल दखल नज़र नहीं आया। ये भी हो सकता है कि मेरा तजर्बा और मुशाहिदा महदूद हो। इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। ऐसे पुरस्रार वाक़ये के पीछे मुझे तो एक शातिर मुजरिम ही छुपा मिला था। बहरहाल देखना ये था कि यहाँ क्या नज़र आता है और क्या मामला है। जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया कि मौज़ा फरीदाबाद मेरे थाने से महज 1 मील की दूरी पर मशरिक़ में वाक़ था। ये एक मुतवस्सित गांव था जिसकी आबादी लगभग 500 नफूस पर मुश्तमिल थी, यानी कमोबेश 125 मकानात का देहात। मैं रास्ते भर मतूफ़ी दूल्हा के बारे में सोचता रहा था। मुबैना तौर पर किसी शरीर जिन ने जिसकी गर्दन का कड़ाका निकाल कर इस बदनसीब को मौत के मुंह में धकेल दिया था, और वो भी शबे ज़फ़ाफ़ में। हमारा टांगा जल्दी फरीदाबाद पहुंच गया। शफीक वर्काम वाले का घर गांव की एक गली के आखिरी कोने पर वाक़ था। तुफैल उर्फ थैला इसी शफीक का बेटा था। वो लोग चांदी के वर्क कूटने का काम करते थे, इसीलिए गांव में वर्काम वाले मशहूर थे। आप सब ने मिठाई और मुख्तलिफ हलवा जात पर चांदी के बारीक वर्क लगे देखे होंगे। चांदी की नन्ही मुन्नी पतरी नुमा डलियों को चौबी हथौड़े से कूट कूट कर ऐसी पतली और बारीक शक्ल में ढाला जाता है। यह खासा मेहनत तलब काम है।
मुझे इस कमरे में पहुंचा दिया गया जहां तुफैल की लाश पड़ी हुई थी। मज़कूरा कमरे में आमद व शुद्ध के दो रास्ते थे। एक दरवाज़ा घर के अंदरूनी हिस्से यानी बरामदे की जानिब से था और दूसरा दरवाज़ा बाहर की जानिब था। ये मकान चूंकि गली के आखिर में वाक़ था, लिहाजा मतूफ़ी के कमरे का जो दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था उसके आगे खेत थे। तुफैल उर्फ थैला की लाश एक चारपाई के ऊपर पड़ी थी। मैं रुकू के बल झुककर लाश का जायजा लेने लगा। तुफैल की उम्र 20 और 25 के दरमियान रही होगी। वो फरवा बदन का मालिक एक पस्ता कामत शख्स था। उसका कद मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5 फीट 2 इंच रहा होगा। वो इस वक्त तहबंद और कुर्ते में मलबूस था और इसकी सेहतमंद गर्दन एक जानिब को मुड़ी हुई थी। इस अमर में कतन किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि तुफैल की रूह कब से अंसरी से परवाज कर चुकी थी। मैंने मतूफ़ी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुआयना किया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई चोट या ज़ख्म का निशान दिखाई न दिया। मुझे इस नतीजे पर पहुंचने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि तुफैल की मौत उसकी गर्दन का मनका टूटने से वाक़ई हुई थी। वो ज़िंदगी भर चांदी के वर्क कूटता आया था। पता नहीं किस बेज़बान नुक्कई वर्क की आह ने इसके गर्दन का कड़ाका निकाल दिया था। कमरे में कुल 2 चारपाइयाँ पड़ी थीं। एक तो वही जिस पर तुफैल मुर्दा हालत में गर्दन एक तरफ ढलकाए बेहिस हरकत पड़ा था और दूसरी चारपाई दर हकीकत एक रंगला पलंग था। इस पलंग पर तुफैल मरहूम की दुल्हन के लिए सेज भी सजाई गई थी। मैंने तुफैल की लाश की तरफ इशारा करते हुए उसके बाप से इस्तफसार किया, क्या तुम्हारा बेटा इसी चारपाई पर मुर्दा पाया गया था? शफीक अहमद मेरे नज़दीक ही खड़ा था। उसने गमज़दा लहजे में मेरे सवाल का जवाब देते हुए फर्श की जानिब इशारा करके बताया, थैला वहाँ पड़ा था जी, बाद में इसे उठाकर चारपाई पर डाला गया है। थाने आने वाले बंदों ने मुझे बताया कि किसी जिन ने तुम्हारे बेटे की जान ली है। मैंने शफीक की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम भी ऐसा ही समझते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा थानेदार साहब, वो रुहासी आवाज़ में बोला। इस कमरे में सिर्फ थैला और इसकी नई नवेली दुल्हन ही थी। मोना भला थैला की गर्दन कैसे तोड़ सकती है? मोना? मैंने सवालिया नज़र से शफीक की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा मतलब है कि तुफैल की दुल्हन? जी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मेरी बहू का नाम मैमुना है, मगर सब उसे मोना कहते हैं। मैं कमरे के उस दरवाजे के पास पहुंचा जो खेतों वाली सिमत में था। मज़कूरा दरवाजे को खोलकर मैंने दूर तक नज़र दौड़ाई। तहद्दे निगाह मुझे खेत ही खेत दिखाई दिए। मैं दरवाज़ा बंद करके वापस शफीक के पास आया और टटोलने वाले अंदाज में पूछा, तुमने मुझे बताया कि गुज़िश्ता रात इस कमरे में मोना और तुफैल के सिवा और कोई नहीं था। तुम्हारा ये भी कहना है कि मोना तुफैल की गर्दन नहीं तोड़ सकती, लेकिन तुम्हारे बेटे की मौत गर्दन का मनका टूटने ही से वाक़ई हुई है, जब कोई तीसरा यहाँ मौजूद ही नहीं था। तो फिर तुफैल को किसने मौत की घाट उतारा? मेरे तेज़ इस्तफसार के जवाब में वो जल्दी से बोला, इससे तो जनाब यही लगता है कि थैले की मौत का जिम्मेदार कोई खबीस जिन ही है। इस शरीर हवाई मखलूक को खिड़कियों और दरवाज़ों से गुजरने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। फिर मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने उससे कहा, मैं जिन परी, भूत प्रेत और चुड़ैलों वगैरह के वाक़यात को किस्से कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। अगर तुम्हारा यकीन इस बात पर है कि तुफैल की जान किसी जिन ने ली है तो मुझे बताओ, जिन की तुफैल से क्या दुश्मनी थी? आखिर तुम्हारे बेटे ने शैतान जिन का क्या बिगाड़ा था? मैं बताती हूँ आपको थानेदार साहब, एक निस्वानी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मैंने एक झटके से पलटकर पीछे देखा तो कमरे के अंदरूनी दरवाजे में मुझे एक औरत खड़ी नजर आई। शफीक ने मज़कूरा औरत से मुखातिब होते हुए बरहमी भरे अंदाज में कहा, रहमते, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम जाओ दूसरे कमरे में, वहाँ मोना अकेली बैठी हुई है। इस मनूस को क्या होना है? रहमत बीबी और रहमते हाथ नचाकर अजीब से लहजे में बोली, इसका जिन तो अपना काम करके चला गया। मेरा जवान बेटा कुर्बानी के बकरे की तरह अपनी जान से गया। हाय, मैं किससे फरियाद करूं? शफीक की घरवाली रहमत बीवी ने अपने बयान में चंद ऐसी बातें की थीं जिनसे मुझे चौंकने और सोचने पर मजबूर कर दिया। मनूस मोना, मोना का जिन, कुर्बानी का बकरा, तुफैल वगैरह वगैरह। मैं हूं ना तुम्हारी फरियाद सुनने वाला, मैंने रहमत बीवी की तरफ देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम तुफैल की पुरस्कार मौत के बारे में बहुत कुछ जानती हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी,
वो गर्दन को असबाती जुम्बिश देते हुए बोली, मगर किसी को मेरी बात का यकीन ही नहीं आता। अगर तुम्हारी कहानी में मुझे कोई ठोस हकीकत नज़र आई तो मैं इस पर ज़रूर यकीन करूँगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और मैं इस कमरे के मामलात को निपटा लूँ, फिर तुमसे तफसीली बात करता हूँ। वो जी ठीक है कहते हुए वहाँ से चली गई। थानेदार साहब, रहमते के जाने के बाद शफीक ने राजदाराना अंदाज में कहा, मोना के गांव में एक बात मशहूर है कि इस पर कोई जिन आशिक है। रहमते का इशारा इसी जानिब है। ये थेले की मोना से शादी के पहले की बात है और ये इससे मोना से शादी होने के लिए राज़ी भी नहीं थी, इसीलिए वो सारा इल्ज़ाम मोना पर डाल रही है। इसके ख्याल में जो जिन मोना पर आशिक है उसने थेले की जान ली है। जब मोना के आशिक जिन वाली कहानी से तुम लोग वाकिफ थे तो फिर तुफैल की शादी वहाँ की ही क्यों? मैंने सवाल किया। ये शादी मेरी ज़िद की वजह से हुई थी थानेदार साहब, वो नदामत भरे लहजे में बोला, और इसके दो बड़े असबाब थे। मैं वो असबाब जानना चाहूँगा। मोना के बाप इकरामुल्लाह से मेरी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उसने बताया। वो शदीद बीमार है, इसके जिगर ने काम करना छोड़ दिया है। 1 साल पहले मोना की माँ शाहिदा का इंतकाल हो गया था और इसकी मौत का सबब भी खराबी जिगर ही था। मोना का कोई भाई या बहन नहीं है। वो बीमारी की वजह से अपनी ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ बैठा है। उसने आंसू भरी आंखों के साथ मुझसे मिन्नत की थी कि मैं इसकी अकलौती बेटी मोना को अपने घर की बहू बना लूँ। मेरा थैला शादी के काबिल हो चुका था। मैं इकरामुल्लाह की दम तोड़ती हुई ख्वाहिश को रद्द न कर सका। ये तो है पहला सबब इस शादी का थानेदार साहब। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, और दूसरा सबब यह है कि मुझे मोना के जिन वाली कहानी पर यकीन नहीं आया था। लेकिन उसने एक झुरझुरी ली, फिर सरासीमा लहजे में इजाफा करते हुए कहा, पिछली रात इस कमरे में जो अंधोनाक वाक़या पेश आया है, इससे तो यही लगता है कि मैं गलत था। मोना के साथ वाकई जिन वाला मामला है। जी में मेरे तो यही आई कि ऐसी सोच रखने वाले शफीक की अकल पर मातम करूं, मगर ऐसा मौका नहीं था ये। वो बेचारा खुद अपने जवान बेटे की लर्जा खेज मौत पर मातम कुना था। मैंने रसान भरे लहजे में पूछा, तुम लोगों को कब और कैसे पता चला कि तुफैल के साथ कोई जानलेवा हादसा पेश आ गया है? वो आधी रात के बाद का वक्त था थानेदार साहब, शफीक अहमद ने भराई हुई आवाज़ में बताया। मैं और रहमतें और जरीना दूसरे कमरे में सो रहे थे। अचानक एक चीख ने हमारी नींद को तार तार कर दिया। वो चीख बराबर वाले कमरे से आई थी जहां थेला और मोना अपनी आने वाली ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले थे। मेरा मतलब है इसी कमरे से। उसने ज़रा देर को रुककर मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि इसकी बात मेरे पल्ले पड़ी या नहीं। मैंने सर की असबाती जुम्बिश के साथ कहा, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम अपना बयान जारी रखो। मेरी 13 साला बेटी जरीना ने कहा कि ये तो भाभी मोना की चीख है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। रहमत ने भी जरीना के अंदाजे की तस्दीक की। फिर हम तीनों ने अपने कमरे से निकलकर थैला और मोना वाले कमरे का दरवाज़ा पीट डाला। मोना ने दरवाजे की कुंडी खोली और फर्श की जानिब इशारा करते हुए घबराई हुई आवाज़ में बोली, पता नहीं थैले को क्या हो गया है, ये उछलकर बिस्तर से नीचे जा गिरा है और कुछ बोल भी नहीं रहा। खुदा जाने इसे क्या हुआ है। ठीक है शफीक, मैं मोना और तुम्हारी घरवाली से पूछताछ करने के बाद तुमसे दोबारा बात करूँगा, मैंने रसान भरे अंदाज में कहा। मुझे बताओ, पिछली रात से लेकर अब तक इस कमरे में कितने लोग आ और जा चुके हैं? मेरे ये सवाल आसानी से इसकी समझ में ना बैठा तो मैंने वजाहत कर दी। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, मोना और थैला तो पहले से ही इस कमरे में मौजूद थे। जब हमने मोना की चीखने की आवाज़ सुनी तो मैं और रहमतें कमरे के दरवाजे पर पहुंचे थे। मोना ने हमारी ज़ोरदार दस्तक पर दरवाज़ा खोला तो हम दोनों इस कमरे में दाखिल हुए थे। और तुम्हारी बेटी जरीना? मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया है कि इस कमरे से उभरने वाली चीख को सुनकर तुम तीनों ने अपने कमरे से निकलकर इस कमरे का दरवाज़ा पीट डाला था। बेशक हम तीनों ही इस दरवाजे पर पहुंचे थे। वो जाए वकुआ वाले कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, लेकिन जरीना को हमने कमरे में दाखिल होने से रोक दिया था। हम नहीं जानते थे कि अंदर क्या हालात हैं। अब मैंने कहा कि बस ठीक है, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ।
इसकी वजाहत मुकम्मल होने से पहले ही मैं बोल उठा, मुझे बताओ तुम मियाँ बीवी के अलावा और कौन इस कमरे में आया था? और वो पुरसोच अंदाज में बोला, हमारे दाएं और बाएं वाले पड़ोसी, जिन्होंने थेले की लाश को फर्श से उठाकर चारपाई पर डाला था, या फिर आप दोनों आए हैं अभी? शफीक से पूछगछ के दौरान में मैंने अपनी जेब के अंदर से डायरी और कलम निकाल लिया था और ज़रूरी निकात नोट करता जा रहा था। शफीक खामोश हुआ तो मैंने पूछा, तुमने जिन दो पड़ोसियों का जिक्र किया, इनके नाम क्या हैं? गुलाम हुसैन और लियाकत अली, उसने जवाब दिया। जो 3 बंदे आपको इस सानहे की इतला देने थाने गए थे, इनमें दोनों यही पड़ोसी थे। मैंने गुलाम हुसैन और लियाकत अली के नाम डायरी में दर्ज करने के बाद शफीक से कहा, तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाओ, मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद तुम सबके बयानात लेता हूँ। जी ठीक है, वो फर्माबरदारी से बोला। वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने कहा, गुलाम हुसैन और लियाकत अली को भी अपने घर में बुला लो, मैं इन दोनों से भी चंद सवालात करना चाहूँगा। जो आपका हुक्म थानेदार साहब, वो अस्पात में सर हिलाते हुए बोला और कमरे से निकल गया। अब तक जो सूरत हाल सामने आई थी, उसकी रोशनी में तुफैल और थैला के लिए मतूफ़ी या मरहूम के बजाय मकतूल का लफ्ज़ ज़्यादा मौजू और मुनासिब मालूम होता था। इस अम्र में कोई शक नहीं था कि थैले को गर्दन तोड़कर हलाक किया गया था, यानी एक सीधी सादी कत्ल की वारदात थी। थैले का कातिल वाक़ईतन कोई जिन था या हकीकतन कोई इंसान, मुझे यही खोज लगाना थी, और जाहिर है इस मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए किसी खोजी के तजुर्बे और मुशाहिदे से इस्तिफ़ादा करना भी ज़रूरी था। मैंने कांस्टेबल यासिर की मदद से मौके की कार्रवाई मुकम्मल की। जाए वक़ुआ पर मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे ज़ाहिर होता कि दूल्हा और दुल्हन के कमरे में किसी तीसरे ने नक़ब लगाने की कोशिश की हो। मैंने थैले की लाश कांस्टेबल यासिर की निगरानी में सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दी ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की मदद से इस जिन्नती कार्रवाई की उक़्दा कुशाई की जा सके। जाए वारदात की हैसियत के हामिल इस कमरे के दोनों दरवाज़ों पर मैंने सरकारी ताले डालने के बाद मकतूल के बाप से कहा, शफीक, इन तालों को कोई खोलने या तोड़ने की कोशिश ना करे, वरना मैं तुम्हारे बेटे के कातिल को पकड़ नहीं सकूंगा। समझ गया सरकार, वो जल्दी से बोला, फिर हिचकिचाहट भरे लहजे में पूछ बैठा, क्या आप जिन्नात वगैरह को भी गिरफ्तार कर सकते हैं? क्यों नहीं, मैंने उसकी सोच की तस्कीन की खातिर कहा। मैं सिर्फ थानेदार ही नहीं बल्कि मैंने अमलियात वगैरह का इल्म भी हासिल कर रखा है। मुजरिम कोई इंसान हो या कोई हवाई मखलूक, वो मुझसे बच नहीं सकता। वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा, उसकी आंखों में हैरत आमेज खौफ साफ झलक रहा था। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए तशफ़ी भरे लहजे में कहा, फिक्र नहीं करो शफीक, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। जिसने भी तुफैल को हलाक किया है वो बहुत जल्द आईनी सलाखों के पीछे होगा। आइंदा 1 घंटे में मैंने 3 अहम काम निपटा डाले। अव्वल, थैले के घर का तफसीली जायज़ा, दोयम मोना और रहमते के बयानात, सोयम इन तमाम अफराद के पाँव के खाके जो मकतूल के कमरे में गए थे। ये खाके कोई तस्वीर कशी का आला शाहकार नहीं थे। एक मोची अपने किसी गाहक के जूते का साइज़ लेने के लिए जैसे गत्ते पर उसके पाँव को रखकर पेंसिल या पेन की मदद से एक बाउंड्री लाइन खींच लेता है, मज़कूरा खाके भी बिल्कुल वैसे ही आउटलाइन थे। बादशाह, मैंने अपने और कांस्टेबल यासिर के पाँव के खाके भी इन खाकाजात में शामिल कर लिए थे ताकि तफ्तीशी अमल को आगे बढ़ाने में आसानी हो। शफीक बरका वाले का घर लगभग 8 मरला किताए अराज़ी पर तामीर शुदा था। कराची के बासी इस मकान के रकबे को 240 गज तसव्वुर कर लें। मकान के पिछले हिस्से में 3 कमरे बने हुए थे जिनके आगे बरामदा भी नज़र आ रहा था। 2 कमरे एक जैसी पैमाइश के थे, जबकि तीसरा कमरा निस्बतन बड़ा और मुस्ततील शक्ल का था। इस लंबूतरे कमरे में शफीक, रहमते और मकतूल थैला के लिए मखसूस बैठने की जगह थीं, जहां बैठकर वो तीनों दिन भर 24 हथौड़ों की मदद से चांदी के वर्क को कूटा करते थे। मकानियत के लिहाज से ये मुस्ततील कमरा बाकी 2 कमरों के पहलू में वाक़ था। इसके साथ वाले यानी दरमियाना कमरे में इस वक्त दुल्हन मोना मौजूद थी, जबकि तीसरा और आखिरी कमरा वही था जो जाए वक़ुआ की हैसियत इख्तियार कर चुका था। घर का बाकी हिस्सा एक कुशादा सहन पर मुश्तमिल था, जिसमें 3-4 सायादार दरख्त भी लगे हुए थे। ये घर खुली फिजा का हामिल था, क्योंकि प्लाट का आधे से ज़्यादा हिस्सा सहन के लिए खाली छोड़ दिया गया था।
मकान के तफसीली मुआयने के बाद मैंने सबसे पहले मकतूल की वालिदा रहमत बीबी उर्फ रहमते की बिप्ता सुनी। रहमते ने ज़्यादातर इन्हीं बातों को दोहराया जो शफीक की ज़बानी मुझे मालूम हो चुके थे। ताहम मैंने अपनी तवज्जो कम नहीं की क्योंकि वो एक दुखी माँ थी। इसने अपने नौजवान जहान बेटे को हमेशा के लिए खो दिया था। आप माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि थेले की मौत का जिम्मेदार मोना का जिन ही है। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, वो मरदूद जिन मोना की कहीं भी शादी नहीं होने देगा। पहले भी इस जिन ने काफ़ी गड़बड़ की है। रहमत के आखिरी अल्फाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, तुम किस गड़बड़ की बात कर रही हो? 2 साल पहले मोना की माँ शाहिदा ने इसकी शादी की कोशिश शुरू की तो इसका जिगर ख़राब हो गया। वो राजदाराना अंदाज में बोली, हर तरह का इलाज करके देख लिया मगर शाहिदा का मर्ज कम होने की बजाय बढ़ता चला गया और साल भर पहले वो मौत के मुंह में चली गई। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे ये अंदाज़ा कायम करने की कोशिश कर रही हो कि मैं इसकी बात का यकीन कर रहा हूँ या नहीं। मैंने अपने चेहरे के तासुरात से इसे यही पैगाम दिया कि मैं पूरी तवज्जो और संजीदगी से न सिर्फ इसे सुन रहा हूँ बल्कि इसकी बातें मेरी समझ में भी आ रही हैं। शाहिदा तो इस दुनिया से चली गई मगर इसके घर वाले को जिन वाली बात पर यकीन नहीं आया। वो एक गहरी सांस खारिज करने के बाद अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोली, इकरामुल्लाह ने जैसे ही बेटी की शादी के बारे में सोचा इसका जिगर भी ख़राब हो गया। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि इसकी बीवी की मौत का जिम्मेदार मोना का जिन है। ना ही इसे इस बात का यकीन था कि इसके जिगर को ख़राब करने वाला भी वही आशिक जिन है। मोना के जिन वाली कहानी पूरे फैज़ नगर में मशहूर है थानेदार साहब। अगर आपको मेरे कहे पर भरोसा नहीं हो रहा तो खुद फैज़ नगर जाकर मालूम कर लें। रहमते, अगर तुम मुझसे नहीं भी कहती तो मैंने फैज़ नगर का तफसीली दौरा करने का फ़ैसला किया हुआ है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारी बहू पर आशिक होने वाले जिन ने मेरे रगों पे में अफरा तफरी मचा रखी है। जब तक मैं इस नालायक जिन को गिरफ्तार नहीं कर लूँगा मुझे सुकून हासिल नहीं होगा। इस हरामखोर की तलाश में फैज़ नगर क्या, मैं तो कोहकाफ तक भी जाऊँगा। वो शकालूत नज़र से मुझे देखने लगी। इसके कुछ बोलने से पहले मैंने हौसला अफजाई करने वाले अंदाज में कहा, रहमते, तुम बहुत अहम बात कर रही थी, अपना बयान जारी रखो। मैंने बताया है ना कि उधर फैज़ नगर में कोई मोना से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, सब इसके जिन की वजह से डरे और सहमे हुए थे मगर इकरामुल्लाह पर जैसे बेटी को जल्द से जल्द ब्याहने का जनून सवार था। जब फैज़ नगर में इसका काम ना बना तो उसने थेला के बाप को घेर लिया। शफीक अहमद जैसे काठ का उल्लू आसानी से इसके जज्बाती झांसे में आ गया। इकरामुल्लाह ने चंद आंसू गिराकर शफीक को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो मोना की शादी थेला से करने के लिए तैयार हो जाए। मैं इस रिश्ते के हक पर बिल्कुल नहीं थी थानेदार साहब, लेकिन शफीक ने मेरी एक नहीं सुनी और ये शादी हो गई जिसका नतीजा आपके सामने है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। उसका सदमा बिलाशुबा दिल खराश हो चुका था। मैं उसकी ज़हनी कैफियत को बखूबी समझ और महसूस कर रहा था। उसके मजरूह जज्बात को खातिर जमा रखते हुए मैंने कुरेदने के अमल को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो तुम्हारे ख्याल में शाहिदा की मौत, इकरामुल्लाह की बीमारी और थैले को पेश आने वाले जानलेवा हादसे का सबब सिर्फ और सिर्फ मोना का आशिक जिन ही है? मैं तो यही समझ रही हूँ थानेदार साहब, वो कदरे खफगी आमेज़ लहजे में बोली। बाकी आप खुद तफ्तीश कर लें। मैं तो तफ्तीश कर ही रहा हूँ रहमते, मैंने ठोस अंदाज में कहा। क्या तुम्हें ये मालूम है कि मोना के जिन का इंकशाफ कब और कैसे हुआ? मैं आपकी बात समझी नहीं जी। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगी। मेरा मतलब है, मैंने वजाहत करते हुए कहा, ये कैसे पता चला कि कोई जिन इकरामुल्लाह की बेटी मेमूना और मोना पर आशिक हो गया है? ये तो शाहजी ने पता लगाया था थानेदार साहब, वो पुरवसूख लहजे में बोली। मैं पूछे बिना ना रह सका कि कौन शाहजी? किबला वही शाह साहब, उसने जवाब दिया। शाहजी बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं थानेदार साहब, इधर फैज़ नगर में इनका आस्ताना भी है, आस्ताना वही दिया। तुम्हें तो शाहजी की बड़ी जानकारी है, मैंने रहमते की आंखों में देखते हुए कहा। लगता है तुम भी आस्ताना वही दिया के चक्कर लगा चुकी हो। मेरी शाहजी से कभी मुलाकात नहीं हुई, वो जल्दी से बोली, लेकिन मैंने इनकी तारीफ बहुत सुनी है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही,
मैंने उलझन ज़दा सोच की अदाकारी करते हुए अजीब से लहजे में कहा। वो तुरंत पूछने लगी, कौन सी बात थानेदार साहब? शाहजी किसी डॉक्टर के बजाय टेस्ट लेबोरेटरी का किरदार क्यों अदा कर रहे हैं? मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़कर बेजारी से कहा। वो पलके झपकाते हुए बोली, इसका क्या मतलब है जी? लेबोरेटरी के टेस्ट से मर्ज की तशखीस होती है और डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा। शाहजी ने ये तो पता लगा लिया कि कोई दिल फेंक जिन मोना पर आशिक हो गया है, लेकिन मज़कूरा बज़ात जिन को भगाने के सिलसिले में उन्होंने कुछ नहीं किया। ये कोई बाबागिरी तो ना हुई? इस बारे में भला मैं क्या कह सकती हूँ? वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोली, ये तो शाहजी ही को पता होगा थानेदार साहब। ठीक है, इस बारे में मैं शाहजी से ज़रूर पूछूंगा, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। जी शुक्रिया, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोली। और हाँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, रहमते, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द थैले के कातिल को लाकर तुम्हारे कदमों में फेंकूंगा, इंशाअल्लाह। इजहार तशक्कुर के तौर पर उसकी उदास आंखों में आंसू भर गए। रहमते से मैंने 1 to 1 बात की थी, यानी हमारे आसपास कोई तीसरा वजूद नहीं था। यही तरीका मैंने मोना का बयान लेने के लिए भी अपनाया, लेकिन इससे गुफ्तगू शुरू करने में मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना हुआ, क्योंकि इसका रोना ही थमने का नाम नहीं ले रहा था। शफीक और जरीना के ताउन से बमुश्किल तमाम मैं मोना को बोलने पर आमादा कर सका। इस हवाले से रहमत ने मेरी कोई मदद नहीं की थी। वो मोना को सख्त नापसंद करती थी, क्योंकि उसकी दानिश में मोना के जिन ने इसके बेटे की जान ले ली थी। बालफाज़ दीगर मोना ही थैला की कातिल, इसकी मौत की जिम्मेदार ठहरी थी। सास और बहू के रिश्ते में रोज़े अव्वल से जो दरार पाई गई थी, इसे मिटाना कोई आसान काम नहीं था। ऐसी किसी कोशिश के लिए ये वक्त भी मौजू नहीं था। मुझे जल्दी से जल्द थैले के कातिल तक पहुंचना था, और इस मकसद के हुसूल के लिए ज़रूरी था कि मैं अपनी तवज्जो को इधर उधर भटकने ना दूं। शफीक ने मुझे बताया है कि वो लोग तुम्हारी चीख सुनकर नींद से उठ गए थे। मोना बात करने के काबिल हुई तो मैंने उससे पूछा, मुझे बताओ, पिछली रात इस कमरे में हुआ क्या था? तुमने ऐसी भयानक चीख क्यों मारी थी? शफीक के बयान के मुताबिक मोना ने इन्हें बताया था कि थैला अचानक बिस्तर के ऊपर से उछलकर नीचे कमरे के फर्श पर जा गिरा था और यकदम बेहोश हरकत हो गया था। बादी हुई नज़र में ये बयान हलक से नीचे उतरने वाला नहीं था। अब देखना ये था कि मोना मुझे क्या बताती है। मेरे सवाल पर उसने टटोलने वाली मगर मतोहिश नज़र से मुझे देखा, जैसे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो कि मुझ पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए अपनायत भरे लहजे में कहा, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं मोना, अगर तुम मुझे सब सच बता दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूँगा। मोना की उम्र 20 के आसपास रही होगी। वो एक सांवली सलोनी और इंतहाई पुरकशिश लड़की थी। उसकी गजाली आंखों से मकनातीसी लहरें खारिज होती महसूस होती थीं। उसका हुस्न एक अनोखी और लाजवाब हैसियत का हामिल था। वो कद में थैला से कमोबेश 6 इंच ज़्यादा थी। इसे देखकर हर नौजवान का दिल धड़क उठना ऐन फितरी रद्द अमल था। अगर वाक़ियतन कोई जिन मोना पर आशिक हो गया था तो उसकी गुस्ताखी के लिए इस जिन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना खुली नाइंसाफ़ी होती। अलमुख्तसर, थैले का पासिंग भी नहीं था। ये एक बेजोड़ रिश्ता था। मुझे यहाँ नहीं रहना थानेदार साहब, मुझे यहाँ से निकाल दें, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरे सवाल के जवाब में वो गुलूगीर लहजे में बोली, खुदा के लिए मुझे वापस अब्बा के पास पहुँचा दें। मैंने तुम्हारी सास के तेवरों को अच्छी तरह भांप लिया है मोना, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। तुम अगर चाहोगी भी तो वो तुम्हें इस घर में टिकने नहीं देगी। तुम्हें जल्द या बदेर वापस जाना होगा, लिहाजा बेहतर यही है कि मुझसे ताउन करके मेरा काम आसान बना दो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देना ही होंगे। अगर यहाँ तुम ज़बान नहीं खोलोगी तो मैं तुम्हारे पीछे फैज़ नगर भी जाऊँगा। मैं इतनी आसानी से तुम्हारा जान नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे हर सूरत में थैले के कातिल तक पहुँचना है। ये काम सिर्फ तुम्हारे ज़रिए ही हो सकता है। थैला किन हालात से गुजर कर मौत के मुँह में गया है, ये तुमसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। तुम इस हैरत अंगेज़ और पुरअसरार वाक़ये की अकलौती चश्मदीद गवाह हो।
मैंने मोना की ज़हनी कैफियत को नॉर्मल करने के लिए काफ़ी तवील तमहीद बांधी थी। इस दौरान में वो बार बार अपनी लंबी पलकें झपकाती रही। मैंने बात करते हुए अपनी निगाह उसके चेहरे के तासुरात पर जमा रखी थी। मुझे उसकी आंखों में गाहे बगाहे इस तरह हिलकोरे लेता दिखाई दिया। मेरे अंदर से बार बार एक बेआवाज़ सदा उभरती रही थी कि मोना कुछ ऐसा ज़रूर जानती है जो थेले की नाकाबिले फ़हम मौत का राज फाश कर सकता है। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं थानेदार साहब? मेरे खामोश होने पर उसने इज़्तिरारी अंदाज में कहा। पूछ तो मैं चुका हूँ मोना, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सपाट आवाज़ में कहा। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इन लम्हात में वो मुझे न पाए रफ्तन न जाए मानदन ऐसी कैफियत में नजर आई। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में अपना सवाल दोहराया। मुझे बताओ, पिछली रात थैले के साथ क्या वाक़या पेश आया था? वो खामोश रही।